मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 3 जनवरी 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर है ये भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी देना है। चलिए आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मौत हो चुकी है? तो देखिए 126 बाघों की मौत हो चुकी है। ये डाटा हमें किससे मिलता है? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसे हम एनटीसीए भी कहते हैं, इनके द्वारा ये डाटा हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, एक घटना हुई है मध्य प्रदेश में। एक बाघ की मौत के कारण इसकी जांच की जा रही थी और इस जांच में हमें पता चला है कि भारत में 126 बाघों की मौत हुई है। देखिए, एमपी के छिंदवाड़ा में एक बाघ की मृत्यु हो गई थी, इसके बाद ये जांच की गई है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बाघों की मौत हुई है, तो 44 बाघों की मौत हुई है। दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, यहाँ पे 26 बाघों की मौत हुई है। और कर्नाटक की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 14 बाघों की मौत हुई है। दोस्तों, यहाँ पर बात आ रही है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की, तो आइए मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताने वाला हूँ। देखिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण कब स्थापित हुआ था? तो ये 2005 में स्थापित किया गया था, दिसंबर 2005 में। देखिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को हम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी को क्या कहते हैं हम? गैर संवैधानिक निकाय, यानी ऐसी बॉडी जिसका उल्लेख हमें संविधान में नहीं मिलता। ये पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा स्थापित की गई है। दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहे हैं पर्यावरण और वन मंत्री कौन है? तो ये है भूपेंद्र यादव जी। दोस्तों, आइए समझते हैं कि इसका क्या कार्य है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो भारत में बाघों का संरक्षण कार्य करता है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। देखिए, दूसरे पॉइंट को देखें तो राज्य सरकार द्वारा तैयार बाघ संरक्षण योजना को भी स्वीकार करने का कार्य किसका होता है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वर्तमान में बाघों के संरक्षण के लिए कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 53 टाइगर रिजर्व हैं बाघों के संरक्षण के लिए। दोस्तों, अब मैं आपके सामने एक डाटा प्रस्तुत करने वाला हूं जिसमें बाघों की संख्या के बारे में बताया गया है। आइए जान लेते हैं। ये आंकड़ा 2018 के अनुसार है। भारत में वर्तमान में 2967 बाघ है, 2967 बाघ है। और देखिए, कौन सा राज्य सबसे नंबर 1 में? तो सबसे पहले एमपी है, जहां पे बाघ 526 हैं। दूसरे नंबर पर है कर्नाटक, 524 बाघ हैं। तीसरे नंबर पर है उत्तराखंड, जहां पर 442 बाघ हैं। चलिए, चौथे नंबर पे कौन सा है? 312 बाघ महाराष्ट्र में है। वहीं पे 5वें नंबर पे देखें तो 264 बाघ हैं तमिलनाडु में। दोस्तों, ये स्टैटिक्स जो है ये 2018 के अनुसार है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में अवश्य पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष, नया प्रेसिडेंट और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इनका क्या नाम है? देखिए, इनका नाम है विनय कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, विनय कुमार त्रिपाठी किनका स्थान लेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सुनील शर्मा का स्थान लेंगे। वर्तमान में विनय कुमार त्रिपाठी उत्तर पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक हैं। देखिए, विनय कुमार त्रिपाठी ने स्विट्जरलैंड और अमेरिका में उच्च प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया है। देखिए, यहाँ पर रेलवे की बात आ रही है, तो भारत के वर्तमान रेलवे मंत्री कौन है? इनका क्या नाम है? इनका नाम है अश्वनी वैष्णव। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला नॉलेज बूस्टर आपको देने वाला हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारतीय राज्य और उनके लोक नृत्य के बारे में। आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, वीरानाट्यम, बुट्टा बोमुलु, ये फेमस लोक नृत्य हैं, आपको याद रखना है।
अगला राज्य है असम। देखिए असम में बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास और काली गोपाल ये सारे फेमस लोक नृत्य हैं। बिहार की बात कर लेते हैं तो जाट, जातिन, पनवारिया, विदेशिया और कजारी फेमस लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट स्टेट है गुजरात। तो देखिए गुजरात में गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी जुरून ये सारे फेमस लोक नृत्य हैं। चलिए बात करेंगे आखिरी में हम कर्नाटक। तो कर्नाटक में यक्षगान, हुट्टारी, सुग्गी और कुनीता ये सारे फेमस लोक नृत्य हैं। दोस्तों इस पॉइंट को नोट कर लें सभी, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनते जाइए और सभी पॉइंट को नोट भी कीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, बहुत ध्यान से समझिए और हर एक पॉइंट को नोट कीजिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए अपनी नई नीति 2021 ड्राफ्ट का अनावरण किया है? देखिए इस राज्य का क्या नाम है? इसका नाम है तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु ने ऐसा क्यों किया है मैं आपको बताता हूं। देखिए दुर्व्यवहार के सभी मामलों की पीड़ित सहायता प्रणाली बनाई जाएगी, जिसमें महिलाओं का वापस से पुनर्वास करवाया जाएगा। देखिए यहां पर महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने वाली बात कही गई है। दोस्तों इस ड्राफ्ट में एक और इम्पोर्टेंट प्रावधान है, परिवहन के जितने भी मीडियम हैं, जितने भी साधन हैं, वो महिलाओं के लिए अनुकूल बनाए जाएंगे। दोस्तों तमिलनाडु में और भी अन्य स्कीम और भी योजनाएं लॉन्च की गई हैं। आइए एक नज़र डालते हैं इंपॉर्टेंट योजनाओं पर। पहली बात करेंगे मक्कलाई थेडी मरुथुवम योजना। देखिए इस योजना में क्या है दोस्तों, 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को उनके घर घर जाकर स्वास्थ्य की जांच, मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरी है फ्रेंड्स कुरवाई खेती सब्सिडी योजना। देखिए इस योजना का क्या ऑब्जेक्टिव है, कावेरी डेल्टा क्षेत्र में कुरवाई की खेती में शामिल जो किसान हैं उन सभी को उपकरण, डिवाइसेस प्रदान किए जाएंगे सब्सिडी रेट में। देखिए यहाँ पर बात तमिलनाडु की आई है, तो तमिलनाडु के वर्तमान सीएम कौन है, इनका क्या नाम है? तो ये है MK स्टालिन। वर्तमान राज्यपाल कौन है? इनका नाम है RN रवि। देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपको दूसरे नॉलेज बूस्टर पे ले चल रहा हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम। ये दूसरा नॉलेज बूस्टर है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए अब तक 9 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। आइए एक नज़र डालते हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले कॉलम में व्यक्तियों का नाम है, दूसरे कॉलम में क्षेत्र और तीसरे कॉलम में उनके ईयर यानी कब प्रदान किया गया और चौथे कॉलम में उनकी किस योगदान के लिए पुरस्कार मिला है ये बताया गया है। सबसे पहले बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ये साहित्य के क्षेत्र में इन्हें 1913 में यह पुरस्कार मिला था। दूसरी बात करेंगे CV रमन। तो देखिए CV रमन को भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 में यह पुरस्कार मिला। प्रकाश के प्राकीर्णन और रमन प्रभाव की खोज के लिए यह पुरस्कार मिला है। तीसरी बात करेंगे हरगोबिंद खुराना जी की। मेडिकल क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में यह पुरस्कार मिला है। आनुवांशिक कोड की अपनी व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में इनके कार्य के लिए यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मदर टेरेसा। इन्हें 1979 में इनके मानवीय कार्य के लिए शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स S चंद्रशेखर। तो ये फिजिक्स के क्षेत्र में 1983 में यह पुरस्कार इनको मिला है। चलिए अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बहुत ध्यान से सुनिए, अमर्त्य सेन। आर्थिक विज्ञान यानी इकोनॉमिक्स में 1998 में यह पुरस्कार इनको मिला है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वेंकट रमन रामकृष्णन। केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2009 में यह पुरस्कार मिला है। देखिए इनका योगदान क्या था, इन्होंने राइबोसोम की स्ट्रक्चर, राइबोसोम की संरचना और कार्यों का अध्ययन किया था। देखिए कोशिका में जो राइबोसोम होता है एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज होता है। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। नेक्स्ट है कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी शांति क्षेत्र से हैं। 2014 में इनको यह पुरस्कार मिला शांति के क्षेत्र में। बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई और सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार हेतु इन्होंने संघर्ष किया है। दोस्तों विदिशा जिले से है ये, मध्य प्रदेश से। चलिए आखिरी में बात करेंगे अभिजीत बनर्जी। तो इन्हें आर्थिक विज्ञान क्षेत्र में पुरस्कार मिला है 2019 में। वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए इनके एक्सपेरिमेंटल योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला है। दोस्तों अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूं।
नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं, आइए देख लेते हैं। तो देखिए ये ट्रिक है PCM लैब, ठीक है। यानी जो नोबेल पुरस्कार होता है 6 क्षेत्र में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत छोटी सी ट्रिक है, PCM लैब। आप लोग 11th-12th में PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेते थे, ऐसे याद रखिएगा PCM लैब। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE के अनुसार भारत के हरित ऊर्जा उद्योग ने 2014 से जून 2021 तक कितने अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त किया है? तो देखिए 27 बिलियन डॉलर का FDI प्राप्त किया है। दोस्तों, भारत आपको पता है पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव कर रहा है। पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, भारत इसमें बहुत तेजी से कार्य कर रहा है ताकि ये नुकसान पहुंचे ना। दोस्तों, हाल ही में भारत ने घोषणा भी की है, ग्लासगो में COP26 आयोजित हुआ, जिसमें भारत ने कहा है कि शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को 2070 तक वो शून्य करने की घोषणा करता है। दोस्तों, इसके अलावा बात करें, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी पवन ऊर्जा क्षमता बन चुका है। देखिए, अब मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ग्रीन एनर्जी क्या होती है, ये हरित ऊर्जा क्या होती है। देखिए, ग्रीन एनर्जी ऐसी ऊर्जा होती है जो कभी खत्म नहीं होती, इसे आप अक्षय ऊर्जा कह सकते हैं। देखिए, इनके स्रोत क्या है, सूर्य है, पवन है, जल है, भूगर्भ है और पादपों से उत्पन्न एनर्जी को हम ग्रीन एनर्जी कहते हैं। देखिए, ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती और ये कभी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, पूरी दुनिया इस एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रही है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आई है FDI की, इसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ये क्या कहलाता है? देखिए, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति इसके तहत क्या करता है, किसी अन्य देश में एक फर्म के उत्पादन, प्रोडक्शन और अन्य गतिविधि, अदर एक्टिविटीज को नियंत्रित करने के उद्देश्य से संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करता है। इसे हम FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको तीसरे नॉलेज बूस्टर की ओर ले चल रहा हूं। मैं आपको बताने वाला हूं भारत के प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम के नाम, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है, अरुण जेटली स्टेडियम कहां पर है? ये नई दिल्ली में। नेक्स्ट है सवाई मानसिंह स्टेडियम, देखिए ये कहां पर है? जयपुर में है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कहां पर है? ये हैदराबाद में है। चलिए अगली बात कर लेते हैं, वानखेड़े स्टेडियम, ये मुंबई में है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, ये ग्वालियर में है, MP में। ईडन गार्डन कहां पर है फ्रेंड्स? ये कोलकाता में है। आखिरी में बात करेंगे चिन्ना स्वामी स्टेडियम, तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहां पर है? बेंगलुरु में है। इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। किस देश ने अल्पसंख्यक समुदाय के मंदिरों की देखभाल के लिए हिंदू नेताओं के पहले निकाय, पहले बॉडी की स्थापना करने की घोषणा की है? देखिए, इस देश का क्या नाम है? इसका नाम है पाकिस्तान। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पाकिस्तान हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति का गठन कर रहा है ताकि मंदिरों की देखभाल की जा सके। इसके लिए इन्होंने हिंदू नेताओं का पहला निकाय स्थापित किया है। दोस्तों, पाकिस्तान में हिंदू जो है सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, सबसे बड़ा माइनॉरिटी कम्युनिटी है, तो इनके संरक्षण के लिए इसका गठन किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, हाल ही में भारतीय तट रक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इनका क्या नाम है? देखिए, इनका नाम है वीरेंद्र सिंह पठानिया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि वीरेंद्र सिंह पठानिया किस नंबर के महानिदेशक हैं? आइए मैं आपको बता देता हूं, ये 24वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। देखिए, इनके खासियत है, ये बेहतरीन चॉपर पायलट भी हैं। दोस्तों, 4 महीने पहले ही वीरेंद्र सिंह पठानिया तट रक्षक मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में। यहां पर इन्हें अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर तैनात किया गया था। अब ये महानिदेशक बन चुके हैं। दोस्तों, यहां पर बात आई है भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड की। आइए मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देता हूं। तो देखिए, इसका काम क्या होता है? भारत की समुद्री सीमा की रक्षा करना, समुद्री सीमा की सिक्योरिटी करना। इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में।
देखिए फ्रेंड्स, हर साल 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक बल दिवस भी मनाया जाता है। अब मैं आपको चौथा नॉलेज बूस्टर देने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा 2021 के प्रमुख पुरस्कारों के नाम, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पुरस्कार है फ्रेंड्स, सत्यजीत रे पुरस्कार। देखिए किन्हें मिला है, तेलुगु फिल्म निर्माता, क्या नाम है इनका, बी गोपाल। नेक्स्ट है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021, किसे मिला है, फूम जिले मलाम्बो एंग कुका को मिला है। नेक्स्ट है बीजू पटनायक खेल पुरस्कार, भारतीय हॉकी टीम के डिफेंडर, इनका क्या नाम है, अमित रोहिदास नाम है। नेक्स्ट है AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए संदेश झिंगन को मिला है। आखिरी में बात करेंगे मिस इंडिया USA 2021, किन्हें मिला है, वैदेही डोंगरे। दोस्तों इन पुरस्कारों को आप नोट कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में 1 नंबर तो आपके पक्के हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को ICC की साल की सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर के रूप में नॉमिनेटेड किया गया, इनका क्या नाम है। देखिए इनका नाम है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना के अलावा बात करें टैमी ब्यूमोंट, इंग्लैंड की प्लेयर, नेट साइवर इंग्लैंड की प्लेयर हैं, और गैबी लुइस, ये आयरलैंड की प्लेयर हैं। इन्हें पुरस्कार का अन्य दावेदार बनाया गया है। दोस्तों बात कर लेते हैं स्मृति मंधाना के प्रदर्शन की। 2021 में इन्होंने 9 T20 मैच में 32 की औसत से 255 रन बनाए और 2 हाफ सेंचुरी जिसमें इसमें शामिल है। दोस्तों यहाँ पर बात ICC की आई है, तो आइए इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझते हैं। देखिए ICC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय दुबई में है। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मेशन यानी गठन कब किया गया था, 15 जून 1909 में। वर्तमान इसके प्रेसिडेंट चेयरमैन कौन है, ग्रेग बार्कले हैं। हाल ही में जियोफ एलार्डिस CEO बनाए गए हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्या करता है, यह एक क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है। पूरी दुनिया में क्रिकेट से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट गतिविधियां होती हैं ICC इसको आयोजित करवाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिएगा। हाल ही में 1 जनवरी 2022 को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो DRDO ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। दोस्तों DRDO की स्थापना कब हुई थी, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। देखिए फ्रेंड्स, DRDO का कार्य क्या है, रक्षा क्षेत्र में शोध कार्य को बढ़ाने इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों को डिजाइन करना और उसे डेवलप करने का कार्य DRDO का है। वर्तमान में DRDO के प्रेसिडेंट कौन है, इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। प्रेजेंटली 30,000 कर्मचारी DRDO में कार्य कर रहे हैं, जिनमें 5,000 वैज्ञानिक शामिल हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको 5वें नॉलेज बूस्टर की ओर ले चलता हूं। मैं आपको बताने वाला हूं प्राचीन भारत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। प्राचीन भारत के इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है तमसोमा ज्योतिर्गमया, ये किस उपनिषद से लिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बृहदारण्यक से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्ण रूप से विनाश कब हुआ, 1193 ईस्वी में। गुप्त काल का कानून किस पर आधारित था, तो देखिए याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित था। अगला प्रश्न है सातवाहन वंश के दौरान न्यायिक अधिकारियों को क्या कहा जाता था। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे राजुक्य कहा जाता था। किस काल के अंत में गंगा के मैदान के शहरी क्षेत्र खत्म होने लगे, तो देखिए गुप्त काल में। आखिरी प्रश्न है कौन सा वेद कर्म कांडों पर आधारित है, तो देखिए यह है यजुर्वेद। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। किस प्रसिद्ध मलयाली अभिनेता का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, इनका क्या नाम है। देखिए इनका नाम है GK पिल्लई। दोस्तों दिग्गज अभिनेता थे GK पिल्लई, जिन्होंने मलयालम इंडस्ट्री में अपना अहम योगदान दिया है और एक बड़ा नाम किया है। दोस्तों GK पिल्लई की बात कर ले तो इन्होंने फिल्मों में विलन की भूमिका निभाई, विलन के रोल किए हैं। लगातार 65 सालों से फिल्म और धारावाहिकों में कार्य कर रहे थे। देखिए यहाँ पर निधन की बात आ रही है, तो मैं आपको बता दूं 2021 में प्रमुख
फिल्म अभिनेताओं के निधन जो हुए हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हैं दिलीप कुमार, दूसरे हैं सिद्धार्थ शुक्ला, तीसरे हैं सुरेखा सिकरी, चौथे हैं राज कौशल और पांचवें हैं राजीव कपूर। इन सभी इंपॉर्टेंट निधन को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने रहा। बॉलीवुड अभिनेता विजय राज और किसे ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी, क्या नाम है इसका, easemytrip.com ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नॉमिनेट किया है? तो देखिए यह कौन है, वरुण शर्मा है। दोस्तों बॉलीवुड अभिनेता है विजय राज और साथ में वरुण शर्मा, इन दोनों को ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड ने easemytrip.com के लिए ब्रांड एम्बेसडर नॉमिनेट किया है। देखिए फ्रेंड्स, इस कंपनी की शुरुआत कब हुई? 2008 में इस कंपनी की शुरुआत हुई है। किसके द्वारा? निशांत पिट्टी और रिकांत पिट्टी के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कंपनी है ये बिजनेस टू बिजनेस के रूप में स्थापित की गई है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बेस्ट कमेंट्स ऑफ द डे पे लेके चलता हूँ। देखिए बहुत सारे लोगों ने अपने वैल्यूएबल फीडबैक और कमेंट किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हम प्रत्येक कमेंट्स को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने टॉप 4 कमेंट्स को पिक किया है। तो पहले हैं देवी चंदन यादव, सेकंड है अविरल नामदेव, थर्ड है रविंद्र कुमार मौर्य और फोर्थ है संदीप निर्माण। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने बहुत बढ़िया कमेंट्स लिखे हैं। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए क्रेजी जीके ट्रिक चैनल को। दोस्तों अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। सेकेंड है, वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? क्वेश्चन नंबर 3, यक्षगान किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 4, तमिलनाडु के वर्तमान गवर्नर कौन है? और आखिरी प्रश्न है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करने हैं। और दोस्तों इस हैबिट को लगातार बनाए रखना है ताकि जो आपकी इफिशियंसी है, कंसंट्रेशन पावर है, मेमोरी पावर है, वो बढ़ती जाए और आप सफलता के मार्ग पर बढ़ते जाएं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको 2 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करा देता हूं। तो आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। तो आपका पहला प्रश्न है, 2 जनवरी 2022 को पीएम मोदी कहां मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे? कहां पे रखेंगे? मेरठ में रखेंगे। कल ही मैंने आपको पढ़ाया। नेक्स्ट है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो पढ़े भारत, इस अभियान की शुरुआत की गई है। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? यह है धर्मेंद्र प्रधान जी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीत लिया है? तो देखिए भारत ने जीत लिया। किसको हराकर? श्रीलंका को। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया गया? तो ये हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाला एशिया का पहला देश बन गया है? तो देखिए ये कौन सा देश है? ये भारत है। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? इनका क्या नाम है? देखिए इनका नाम है अनुपम रे। नेक्स्ट है, हाल ही में इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने पदभार को ग्रहण किया है? इनका नाम है संजय कुमार सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए डिजिटल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देखिए पहला राज्य है उड़ीसा। नेक्स्ट है, बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक्स की 2 अलग अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। चलिए अगला है, ध्यान से सुनिए। हाल ही में किसने तमिलनाडु क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है? इनका नाम है रूपा गुरुनाथ। आखिरी प्रश्न है, रॉस टेलर का संबंध किस देश से है जिन्होंने अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करी है? देखिए इनका संबंध न्यूजीलैंड से है। दोस्तों ये थे 2 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 3 जनवरी के करंट अफेयर को भी कवर कर लिया। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा।
आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक चैनल को और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि आपको पहली अपडेट सबसे पहले मिल सके। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर फेवरेट चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।